सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जर्मनी से हमारे साथ होंगे सरदार साहब। और अभी हमारा राब्ता हुआ ईरान में, और 3 हफ्ते के बाद इंटरनेट वहाँ पे बहाल हुआ है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हालात है, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी निडर कौम है और इनको कोई फ़िक्र नहीं मौत की भी, और बड़ी बहादुरी के साथ ये मुकाबला कर रहे हैं। बड़ी तफ़सील से बात हुई ईरान में, और ये भी बताया गया कि किसी चीज़ की कमी नहीं, खाने-पीने की या कोई ऐसी चीज़ नहीं। और तेहरान और दूसरे शहरों में बसें फ्री कर दी गई हैं। अब टिकट लेने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा लोग ज़रा मुश्किल में हैं, तो फ्री सफ़र करें। सरदार साहब, सबसे पहले ये बताइए कि अमेरिका कितने फ़ीसद अपने मंसूबे में कामयाब हुआ? देखिए, लगता यही है कि अमेरिका की पहली बात तो शायद जो मकासद हमें बताए गए या मीडिया के हमारे सामने आए हैं, उनमें तो अभी तक तो बिल्कुल ही कामयाबी उसको नहीं हुई है। लेकिन पसे पर्दा मकासद क्या थे? क्योंकि एक चीज ये लगती है कि ईरान अगर यहाँ से बच गया, इस जंग में ईरान सर्वाइव कर जाता है, तो फिर अरब जो है, जो अभी अमेरिका के साथ खड़े, इनका आने वाले वक्त में क्या होगा? तो उसके बाद इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि इसके बचने की सूरत में जो अभी खड़े हैं अमेरिका से, इनका क्या होगा? और यकीनन ये सारे पहले भी ब्लैकमेल होते रहे, अब आगे मजीद ब्लैकमेल होंगे। अगर आपके सवाल का जवाब ये रिजीम चेंज का है, तो अमेरिका उसमें पूरी तरह नाकाम हुआ। मेरे ख्याल में अमेरिका को कहते 18 एजेंसियां उन्होंने बताया भी था। और मुझे आपको अगर मालूम हो सकता था पहले कि रिजीम चेंज नहीं होती है, ईरान ईरान की जो है वो अवाम का रवैया और वहाँ की हुकूमत का तरीकाकार कुछ और है, लोग नाराज थे उससे। लेकिन जिस तरह इन्होंने उसको मारा है, और मारने वाले भी कहा यह जाता है कि हमारे साहब को पता था कि मेरे साथ ये काम होगा, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दी है। और कुर्बानी देने का मकसद भी यही था कि मेरी कौम जो है वो इकट्ठी हो जाएगी और उसका फायदा हुआ उसका। तो ये सारी चीजें हैं। तो बाजार जो हमें बताया गया था उसमें तो उसको नाकामी हुई या यही अमकान नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो इस सारे में जंग खत्म होने के बाद अरबों के पास क्या बचेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। अच्छा, एक चीज़ है कि जिस तरह अभी मैंने कहा कि उनके हौसले मजबूत है और मौत का खौफ नहीं है। जब मौत का खौफ सरदार साहब सर से उतर जाता है और लोग कहते हैं कि मरना तो है ही है। और दूसरा ये कि ईरान अपने मुल्क के दफा के लिए जंग लड़ रहा है, अमेरिकन जो है वो ज़ाहिर इसराइल के लिए लड़ रहे हैं या दूसरे मकासद के लिए लड़ रहे हैं। तो फर्क होता है इसमें कोई ना कोई कि एक कौम। देखिए देखिए, दो चीजें सबसे बड़ी गिनी जाती हैं आज के दौर में, एक कौमियत का, दूसरा मजहब का। तो ईरानी कौम जो है वो हजारों साल की तारीख है और यकीनन वो अपनी कौमियत पे फख्र भी करते हैं। अब दुनिया में दो चार कौमें ऐसी है जिस वक्त आप बैठे हुए हैं, इस कौम को कौम कहा जाता है, जापानियों को कहा जाता है, चीन वालों को आप पिछले 50-60 साल से में वो और तरह के तब्दील होकर आए हैं। ईरानी जो है वो हजारों साल की कौम है। अब दूसरी बात, जहाँ तक चूंकि जिस मसले की वहां पे अक्सरियत है, उनका चूंकि इस तरह का बिलीव जो है भाई शहादत पे, मौत पे, आप देखें ना पाकिस्तान में कितने लोग मारे गए हैं, मुख्तलिफ कोयटा में हुए हैं, अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद में हमला हुआ है उसके बाद इमाम बारगो, वहां आपको चीख पुकार उस तरह की नजर कभी नहीं आई, बल्कि वो बड़ी बहादुरी से, बड़ी खंदा पेशनी से उससे। तो फिका जाफरिया हो या पाकिस्तान में एक और तलाश कौम है, ये अगर इस तरह की कौमें जो है ये मौत को बड़ी खुशी से वेलकम भी करती हैं और बड़ी बहादुरी से गले लगाती हैं। तो इसलिए वहां चीखो पुकार भी नहीं है, खौफ भी नहीं है, गम भी नहीं है, हजारों उनकी इमारतें टूटी हैं। देखिए, ईरान ने कितनी जल्दी तरक्की की, एक सवाल जो खड़ा होता है कि आपको याद होगा 2-2.5 साल पहले जब हमास में हमले ईरान उस पे इसराइल पे उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो आपको याद होगा कि अमेरिका इसराइल ने एक हमला किया ईरान पे। ईरान ने वापस एक हमला किया था वो 3,000 ड्रोन के साथ, जिसमें से एक औरत को इसराइल में जख्मी हुई थी और एक पोर्ट से कोई एक वो छोटा सा हिस्सा जो था वो उखड़ा था वहां से। लेकिन 2 साल के अंदर ईरान ने इतनी तरक्की की, अपने आप को इतना जिगर किया, जंग के लिए अपने आप को इतना तैयार किया कि आज वो नाकून चुभवाने वाली जो मिसाल थी वो बिल्कुल इस आप 16 दिन के बाद तो वो सच साबित हो चुकी है कि बिल्कुल से चुभवाए हुए उनको और परेशान है। इसराइल के अंदर जो है वो कोई खबर बाहर नहीं आ रही है, लेकिन पता चलता है वहां पे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। आज ट्रम्प साहब ने जो है वो दुनिया से अपील कर दी, वही चीन जिसका रास्ता रोके जा रहे थे, जिसके लिए सारा खेल खेला जा रहा है, उनको उन्होंने कहा कि मेरा अपना अर्जुन सुलवा दिया हमें। तो बाजार जो है इस तरफ तक लगता ही है कि अमेरिका ने जो है ट्रम्प साहब ने उन्होंने नेतन्याहू के कहने पे और बगैर से तैयारी के उन्होंने हमला किया है और उस हमले का खमियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है।
और दबाव जो है वो नेतन्याहू पे तो कम होगा, या वो चूंकि जवाबदेह नहीं होगा, लेकिन चूंकि एक लीड कर रहा था, यूरोप को लीड कर रहा था, पूरी दुनिया को लीड कर रहा था, डॉलर की ताकत थी, पेट्रोल की कीमतों का तयन वो करता था, दुनिया का नंबरदार बना हुआ था। तो मेरे यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो जवाब अब उस पर दे रहा है, अमेरिका को देना पड़ रहा है। जहां तक आपने पहली बात की है कि ईरान ईरान तो अपने मुल्क का दफा कर रहा है, वो कई मुल्क से बाहर नहीं गया है, और वो बड़ी बहादुरी से खड़े भी। आप कल देखे उनको कि जिस तरह परसों रैली निकली, आजकल उसके नाम से रैली निकली है, उसमें उनके जो आला क्यादत मौजूद थी। तो ईरानी एक और तरह की कौम है, उसको उनको समझने के लिए मेरे ख्याल में जो है वो जिन लोगों ने मुस्लिम तारीख पढ़ी हुई है, या उस रीजन के उस इलाके में रहते हैं, या जिनका ईरान से वास्ता पड़ता है, उनको मालूम है कि सदियों की एक कौम ऐसी है कि जिसकी सोच और तरह की है, जिसका अंदाज लड़ाई और तरह का, अब वो सब्र करते जा रहे हैं कि उनकी तैयारी को और तरह की थी, और अमेरिका मुकाबले में रहा है। अच्छा सर, जो मजहबी चीजें होती हैं जिस तरह शहादत इमाम हुसैन और दूसरी चीजें, ये भी बड़ा हौसला देती है ना ऐसे मौके पे, या ये शुरू से बचपन में इस कौम के अंदर पाई जाती है। पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा है इस वक्त, आप क्या देखते हैं पाकिस्तान? देखिए पाकिस्तान, आपको याद होगा जिस दिन संदूर वन खत्म हुआ था, हमने प्रोग्राम किया था, मैंने कहा था कि संदूर वन खत्म नहीं हो गया, एक वक्फा बीच में आ गया। अभी आप देख रहे हैं जिस तरह मोदी के बयान आ रहे हैं, और मोदी का जो गठजोड़ है वहां पे, मैं समझता हूँ कि ईरान वाली फीलिंग भी जो है वो लगती जा रही है, किसी न किसी दायरे के अंदर लेके जा रहे हैं। आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर के हालात जो है, कल भी हमले हुए, आपसे तोरखा पे लगातार फायरिंग होती रही है। उसके बाद पिछले दिनों आपने सुना, आपने देखा होगा 50 से ज्यादा मुकाम पे फायरिंग हुई है। मैंने अभी एक बात कही है कि ईरान ने 2 साल पहले हमला किया इसराइल पे, तो वो एक मामूली से नुकसान हुआ था। यही बात कल जो हुई है इस्लामाबाद और क्वाड के अंदर, ये 2 ड्रोन आए, आप उस मिसाल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 2 साल में, साल 1.5 साल में अफगानिस्तान जो है वो शायद मुकाबले की पोजिशन में भी आ जाएगा। ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि दूसरे ममालिक की मत मार देती है कि आपका अगर खर्चा 5,000 आ रहा है, तो दूसरे रोकने वाले को खर्चा जो है 30,000 करना पड़ता है। अगर वो 30,000 खर्चा करके उसको मारता भी है, तो उसकी लोकेशन जो है जिस जगह से वो मारता है वो आउट हो जाती है। फिर आपको फौरन जो है मारने वाला जो अपनी लोकेशन तब्दील करनी पड़ती है, वरना अगला हमला उस पर वहां पे हो सकता है। और वो जो 30,000 लगा के उसने $30,000 लगा के उसने ड्रोन कराया था, अगला निशाना वो खुद बन जाता है। तो इसलिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी मत मार देती है ये, कि जिसका खर्चा भी ज्यादा है और कौम का जो है वो मोरल भी जल्दी डाउन होता है। तो अभी देखते रहे अफगानिस्तान के अंदर आपके मामला जो है वो तय पेचीदा है। कल आपने देखा होगा कि बनी नकी मरवत के इलाके में पुलिस की हड़ताल थी, और पुलिस ने पूरे शहर को जो है वो यरमान बनाया हुआ था। वहाँ पुलिस अफसरान जो है उनको उन्होंने 7-8 लोग मारे गए। पेशावर के अंदर आप देख रहे हैं कि आपको लगातार सबसे खबरें आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं कि पेशावर के इलाके मतनी हो गया, ये इलाके जो बड़ा के इलाके हैं, कि वहाँ तालिबान की जो नकल हरकत जो है वो ज्यादा तेज हो चुकी है, वो वहां पे लगा रहे हैं। आपने एक और देखा होगा कि 2 साल पहले अफगान जो है तालिबान है, उन्होंने शेडो गवर्नमेंट जो है ये पाकिस्तान के इलाके अटक है चकवाल, यहाँ तक उन्होंने अपने गवर्नर, वजीर और ये इस तरह के उन्होंने एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाकर उन्होंने अनाउंस किया था। शायद आपने प्रोग्राम इस पर किया होगा। उसके बाद अभी आप देख लें कि वहां पे एक मजहबी नाम लेके एक मखसूस जो है पाकिस्तान के अंदर बड़ा कौम के लिए बड़ा मखसूस नारा है। उस नारे के नाम पे आप देखें कि आपको अब स्वाबी में, मर्दान में, क्वाड में मस्जिद में प्रोग्राम करके तंजीम साजी की जाती है। ये इनडायरेक्टली तंजीम साजी नाम तो चूंकि वो और रखा जाता है, लेकिन उन्हें तालिबान के स्लीपर्स है उनको एक्टिवेट किया जा रहा है। और ये मामला देखें दिन ब दिन बिगड़ते जाएंगे। और आप एक सलसल से बयान देख रहे हैं आप फजल रहमान के, कि जी वो मामला इस तरह के जा रहे हैं। आपने कल परसों देखा इस्लामाबाद में बड़े तगड़े मौलवी है, उनका नाम है फजल रहमान खलील है। एक और साहब वजीर रहा कश्मीर के अंदर, ये 3-4 जो गए हुए थे वहां पे, और कहा ये जा रहा था कि जी ये पाकिस्तान के आशीर्वाद से किए और इदारों के आशीर्वाद से किए वहां झगड़ा करने के लिए। लेकिन आपने देखा कि वो अभी गौरव से आए ही हैं, तो फौरन पाकिस्तान ड्रोन हमला हो गया। ड्रोन हमला ना सिर्फ ड्रोन हमला हुआ, बल्कि अफगान हुकूमत जो है उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी वो जरूरत करते हुए उन्होंने उसको कबूल भी किया कि हमने ये हमला करवाया था, और ये हमें इस्लामाबाद तक, आपको याद होगा एक सफर में कहा था इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे। और ये फैजाबाद में जहाँ पे हमला हुआ है वहां पे ये इस्लामाबाद का और पीढ़ी का संगम है। तो ये हालात बिगड़ते जाएंगे। और अगर लगता ही है कि जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, आपने देखा अभी रिसेंटली 2-2.5-3 माह पहले हमारा सऊदी अरब के साथ माहिदा हुआ, उसके अमेरिका खामोश था। सऊदी अरब अमेरिका के पॉकेट में है,
और ये यकीनन जो दफाई माहिदा था वो माहिदा ईरान के हालात को तब तैयारी शुरू कर ली गई थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए किया गया है। अब लगता ही है पाकिस्तान ने इस तरह ईरान के खिलाफ वोट दिया है अक़वाम मुत्तहिदा में भी, और लगता ही है कि अगर ये जंग जिसे तूल पकड़ा तो पाकिस्तान वाले साइड से या पाकिस्तान जो है वो एंगेज करेगा ईरान को, और फिर आपका जो एक बॉर्डर, और आपको याद होगा वो 2-2.5 साल पहले पाकिस्तान ने एक मिसाइल मारा था ईरान पे और वहां से भी जवाबी हमला हुआ था, तो उसको वो लोग जो कह रहे थे कि FIR कट चुकी है। अब ये मामला देख लें, आप इंडिया का हालात देख लें, अफगानिस्तान का हालात देख लें, उसके बाद दोस्तान का हालात देख लें, आप सिंध के अंदर हालात देख लें, और उसके बाद अगर जाके ईरान वाला बॉर्डर भी कुछ मास खुल जाता है तो फिर आप अंदाजा लगा लें। और मेरे मुंह में हाथ में मुझे कहना चाहिए, मुझे लगता है कि ईरान की जंग के अंदर ये जितने भी अभी इकट्ठे किया गया है, मानो बता इकट्ठा किया जा रहा है, वहां से कोरिया से निकाल कर लाए, जापान से निकाल कर लाए, ये यहाँ से जब ये जंग खत्म हो गई, 10 दिन में खत्म हो, 15 दिन में खत्म हो, ये किसी हार जीत में खत्म हो या किसी मायदे के तहत खत्म हो, मेरे ख्याल में ये सारी चीजें वापस यहाँ से अफगानिस्तान शिफ्ट होंगी। और कल से खबरें आपके पास भी होंगी कि बेगराम एयरपोर्ट पे अमेरिका फौजी भी उतरे हैं, आपको साजो सामान भी उतारा गया। सर ये बताइए, पाकिस्तान के लोगों में क्यों ये समझ नहीं आ रही, जिनके पास ताकत है, खाली नारों से तो जंगें नहीं जीती जाती। मोदी का कल का बयान खुलकर उसने जो जहर था बाहर निकाल दिया, और हमारे ज़हन में यही खुशी है कि 5 जहाज मार लिए, 3 जहाज मार लिए। क्या देखते हैं कि ईरान का जब बॉर्डर महफूज नहीं, अफगानिस्तान का नहीं, तो इंडिया कोई ना कोई ऐसा काम डालेगा? क्योंकि आपको मेरे से ज़्यादा तजर्बा है कि छुप कर हमला करता है हमेशा इंडिया, और इसमें वो तैयारी में लगा हुआ। इंडिया अगर आपका हमला ना करे, आपसे अपनी बॉर्डर को थोड़ा गर्म कर ले, आपकी फौज जो है, हमारी फौज जो है, आपकी नहीं कह रहा, हमारी फौज जो है, आप जब भी नॉर्मल हालात होते हैं तो आपकी हमारी 30 से 40% लोग, दुनिया किसी मुल्क की 30 से 40% फौज जो है वो सरहदों पे होती है, और बाकी जो पीस टाइम में वो बैरकों में होती है। लेकिन बदकिस्मती हमारी पिछले 10-15 साल से हमारी फौज जो है वो 60 से 70 से बॉर्डरों पे है। इतना बड़ा बॉर्डर है आपका, उसमें अफगानिस्तान के आप देखें 50 जगहों में हमले होते हैं। उसके बाद ईरान वाला मामला अगर जाके वहां गर्म हो जाता है, उसके बाद इंडिया वाला इतने बड़े सरहद है, तो आपकी सारी फौज जो है, अक्सर फौजें थकती भी जलती हैं और इस तरह के मामला भी होते हैं। इंडिया अगर तरह का आपका हमला नहीं करता, सिर्फ वो बॉर्डर पे जो है वो बॉर्डर को गर्म करता है, आपकी फौज को वहां ले जाता है, एंगेज कर देता है। अंदर के आपके मामला, चूंकि मैंने कहा बलोचिस्तान के अंदर आपके हालात देख लें, या के पीछे में आप देख लें, आपके जो सेंट्रल एरिया है, आपको याद होगा जो पुराने लुधियाना से बलोचिस्तान के पीछे के अमीन गणापुर, उसने कहा था हम तो गंदम काटने के लिए भी वहां पे जो है वो बता देते हैं। और ये फजल रहमान के इलाके हैं, डेरा गाजी खान हो गया, डेरा इस्माइल खान हो गया, यहाँ सबको मालूम है, कोई ढकी हुई बात नहीं है कि कवाड़ से ऊपर जब कोई गाड़ी चढ़ती है तो एक वायदे के तहत चढ़ती है, वरना ये रोड जो है ये किसी और के कब्जे में है। और आप देख रहे हैं कि वहां रात को गाड़ियां आती हैं, 8-10 गाड़ियां आती हैं, वहां जज भी उठा के लेके, वहां स्टूडेंट भी उठा के लेंगे, आए दिन वो पुलिस वाले मारे जाए। कल 7 पुलिस वाले एक SHO जो लकी बर्मा में मारे गए हैं, आपको याद होगा, इससे पहले भी एक दफा इसी इलाके के अंदर पुलिस हड़ताल कर चुकी है। और ये सारे मामलात हैं, जब इस तरह का आपका बढ़ता जाएगा, फौज की जो है वो एंगेजमेंट बढ़ती जाएगी, तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। और फिर जब आपकी तीनों बॉर्डर जो बंद कर दी जाएंगी, तो उसके बाद आपके पास जो मामलात हैं, और पुरानों के देख लें आप, उनके मामलात हैं, उनके जो पुराना खरीदा हुआ पेट्रोल था उन्होंने उसको 55 रुपये उन्होंने 20,000 उन्होंने बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद आप पता चला कि वो एक 11 अरब के जहाज लिए जा रहे हैं और बोझ मेले लगे हुए हैं। तो वहाँ हुकूमत की संजीदगी नहीं है, और शायद जब हुकूमत संजीदा न हो, आप देख लें हुकूमत 55 पेट्रोल कीमत बढ़ाने के बाद उसने 15 तारीख को यूम खत्म बहुत रख लिया है। तो वो क्यों इन्हीं मामला में खुश है, इन्हीं में नारे लगाती है, ना वो असल की तरफ जाना चाहती है, ना उसको कभी इदराक होता है अपने अयज में खतरात का, अब ना कभी वो सुनना चाहती है। उसके अपने मामलात है, ये जिंदाबाद, वो मुर्दाबाद, ये कदम बढ़ाए, उसके पीछे वो आगे होगा। तो बस इस तरह की उसकी कहानी है, और उसी कहानी में उलझे हुए हैं। लेकिन जो फील्डिंग लगती जा रही है, जो आने वाले हालात हैं, आप ये कौन कहती रही है कि जी हमारा नंबर, हमारा नंबर। आपको याद होगा 10-15 साल पहले अमेरिका ने बंदी के पावर 5-6 मुल्क करार दिए थे, उसमें पाकिस्तान का नाम भी था। अब मेरे ख्याल में परसों के हमलों के बाद ये बात है, कोई कहना भूल जाए कि नंबर लगेगा, मेरे ख्याल में नंबर लग चुका है, और उस नंबर पे तैयारी कौन की क्या है, वो जो है वो उसका जवाब जो है किसी के पास भी नहीं। अच्छा, जरा मुख्तसर जवाब दीजिए, क्या दुबई वगैरह का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? अबू धाबी, दुबई, ये जो भी मुत्तहदा अरब अमारात। देखिए, मैंने तो कहा कि ईरान अगर यहाँ से बच जाता है तो दुबई वालों के लिए तब परेशानी है।
अगर अमेरिका या ईरान या सरेंडर कर देता है या वो जंग हार जाता है, जंगें हारी नहीं जाती है। जंगे अफगानिस्तान में अमेरिका ने क्या किया, कितने का हारा जीता है वहां से, इराक के अंदर करने के बाद क्या आपको फायदा हुआ, वो तो सर्वाइव करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ईरान की शिकस्त हो जाती है तो इन मुल्कों के साथ जिस तरह अमेरिका ने किया कि इनके साथ उसने अपने बेस रखे हैं, करोड़ों रुपए का, खरबों रुपए से पैसे जारी करता रहा। अभी भी जो है ये जो जितना खर्चा आ रहा है ईरान इसका जो जंग पे, तो वो सारा इन्हीं से वसूल करेगा। तो मेरे ख्याल में इनका मुस्तकबिल जो है वो ज्यादा मखदूश भी होगा और ज्यादा खतरा से भरपूर भी होगा। और जो इनकी अपनी एक उठान थी, जो अपनी इनकी जो चीजें थी वो शायद खत्म हो जाएंगी। मुल्क तो सर्वाइव करते रहते हैं, लेकिन ये है कि इनके लिए मुश्किल बढ़ती जाएंगी। आप देख रहे हैं कि 3 एयरपोर्ट इनके, जो दुबई का, उसके कतर का, सऊदी अरब का एयरपोर्ट बंद पड़े हुए हैं। और ये इतनी बड़ी एयरलाइन थी, ये अगर 1 महीना 2 महीने ये बंद रहती है तो आपको अंदाजा होगा कि इसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नाजी। एक पहलवान था बड़ा ताकतवर, और उसका मुकाबला एक कमजोर पहलवान से हो गया। अब जो ताकतवर पहलवान था वो देख सुन जो भी वो होगा तरीकाकार, लेकिन जो कमजोर था उसने एक ऐसा कुसुन उसके मुंह पे मारा और उसके बाद उसने हंसना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहता जो मैंने इसके ऊपर एक कुसुन लगाया ना, जो मुझे उसका मजा आया था, वो जितना इसने मुझे मारा मुझे उसकी तकलीफ नहीं हुई। तो जब कौम मुकाबले के लिए खड़ी हो जाती है, और जिस तरह अमेरिका के साथ इस जंग में हुआ, ट्रम्प रोजाना बयान देते हम जान को पहले दिन जीत गए, दूसरे दिन जीत गए, तीसरे दिन जीत गए, मगर हालात जो है वो आप सबके सामने। और अब बुजदरी का एक और मंजर सामने आने वाला है कि कोई एटमी हमला किया जाएगा ईरान के ऊपर, और फिर आप देखेंगे कि वहाँ पे जो वो इलाका है कौन सी क़यामत टूटेगी। जहाँ तक अरबों का मुश्किल है वो कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा। दुबई से लोग जिस तरह हम बताते हैं सब भाग दौड़ गए हैं, कोई जा रहे हैं, अमीर भी जा रहे हैं, मजदूर भी निकल रहे हैं। और दुबई में कल मैं सुन रहा था कोई सैर के लिए लोग नहीं जा रहे, हर जगह खाली पड़ी हुई है, होटल खाली है, समंदर जहाँ पे याशी गड्ढे बने हुए थे वो खाली है, तो वाइफे फारग बैठी हुई है, वहाँ की गाहक नहीं मिल रहा उनको। और जब जो मुल्क वाइफों पे चलते हैं उनका अंजाम ज़ाहिर है फिर ऐसे ही भयानक होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते